तो मीन लगन के लिए अभी हम चर्चा करेंगे मई महीने के लिए। तो कुछ इस प्रकार से आपको आपका चार्ट अभी नज़र आ रहा है। ये जो गोचर आपको नज़र आ रहा है चार्ट में, ये मई महीने के अनुसार ही है। हालाँकि इसमें कुछ गोचरीय परिवर्तन ज़रूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हम जो गोचरीय स्थितियाँ हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। उसके बाद देखेंगे या जो आपको प्लेसमेंट अलग-अलग भाव में विभिन्न ग्रहों की नज़र आ रही है, इसका कैसा असर या परिणाम आपको इस मंथ में देखने को मिल सकता है। तो गोचरीय स्थितियों के बारे में यदि हम विचार करेंगे तो सबसे पहले सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करने वाले हैं। इसके बाद इनका जो गोचर होगा वृषभ राशि में होगा। इसके अलावा बुध का गोचर देखें तो 15 मई तक ये भी मेष राशि में ही ट्रांजिट में रहने वाले हैं और इसके बाद इनका गोचर भी वृषभ राशि में ही होगा। शुक्र का गोचर देखा जाए तो 14 मई तक शुक्र वृषभ में रहेंगे, इसके बाद ये मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल का गोचर देखें तो 11 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और लगभग पूरे महीने मेष राशि में ही इनका गोचर रहने वाला है। बृहस्पति फिलहाल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और वो अपना गोचर जो बदलेंगे तो जून में इनका बदलाव होगा गोचरीय स्थिति का। अभी शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और चंद्रमा को देखा जाए तो 1 मई को चंद्रमा तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। जहां पर राहु कुंभ राशि में गोचर कर रहे थे, वहीं केतु सिंह राशि में अभी गोचर में रहेंगे। गोचरीय स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं लग्नेश से। लग्नेश आपके बृहस्पति हैं और बृहस्पति ही आपके 10वें घर के भी लॉर्ड हैं। फिलहाल बृहस्पति का गोचर आपके 4th हाउस में हो रहा है और आपके लगन में शनि का गोचर भी हो रहा है। देखिए, बृहस्पति का 4th हाउस में आना, और क्योंकि ये इनका रेगुलर ट्रांजिट नहीं था, ऑलरेडी वो पहले से ही ट्रांजिट अपना कंप्लीट कर चुके थे, तो आपके जितने भी घर घरेलू रिलेटेड जो भी पेंडिंग काम थे वो सारे के सारे इस समय आप निपटा सकते हैं। और आपके लिए आगे कुछ आप प्लान कर रहे हैं विदेश जाने का, घर से दूर जाने का, या कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज करने का, या घर में कोई सदस्य बीमार है उसकी आपको सहायता करनी हो, या परिवार में स्पेशली मदर के साथ जो आपका रिलेशन है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना हो, तो गुरु इसमें आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे। गुरु अभी क्योंकि मार्गी हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आपके जितने भी अब कार्य हैं जो भी पीछे पेंडिंग रह गए थे वो भी अब सारे अच्छे से बनेंगे। यहाँ पे अब ये क्योंकि 10th हाउस के लॉर्ड हैं तो इनका जो योगदान है आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस तरीके से। गुरु का अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाए इस गोचर में, तो सबसे पहले इनका दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पे, जहां पर आपको अष्टम के थ्रू ये धन और ज्ञान के मामले में काफी फायदा करवा सकते हैं। यहाँ पे अगर आप मान लो हायर स्टडीज की तरफ बढ़ना चाहते हो, अगर आप रिसर्च वगैरह कर रहे हो, कोई भी इस प्रकार का कार्य कर रहे हो, जैसे पीएचडी वगैरह आप कर रहे हो, या कोई भी हाई लेवल का आप एग्जाम वगैरह दे रहे हो, अष्टम भाव से रिलेटेड आप कोई भी कार्य कर रहे हो, तो उसमें बृहस्पति का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा डीपली सोचने, विचार करने और निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट की थी जिस इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा नहीं हुआ, या तो आपका कहीं पैसा अटका है, आपका कोई ऐसा धन या संपत्ति में इन्वेस्टमेंट था जो वास्तव में आपको अभी तक रिटर्न नहीं दे पाया। तो ये वो समय है जब आपको वो रिटर्न अब मिलेगा। साथ ही जिन लोगों को अपना घर वगैरह बेचना है या अपना नया घर वगैरह बाय करना है, वो लोग इस समय कर सकते हैं। इनका दृष्टि फिर आ जाता है 10th हाउस पे। देखिए, 10th हाउस पे गुरु का दृष्टि का होना आपके मान सम्मान और आपके रेपुटेशन को बढ़ाएगा। साथ ही साथ आपके बॉस के साथ, कलीग्स के साथ अच्छे रिश्ते भी होंगे आपके। साथ ही साथ यहाँ जो गुरु का दृष्टि आ रहा है तो करियर रिलेटेड फैसले लेना आसान हो जाएगा, प्रमोशन वगैरह की स्थिति बनेगी। साथ ही डिपेंड करता है, अगर गुरु की महादशा हो तो आपको अपने कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से विदेश जाने का भी मौका इस समय मिल सकता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली गुरु का यहाँ आपको काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट रहेगा, क्योंकि गुरु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है वो अपने मूल त्रिकोण घर पे ही पड़ रहा है। अब ये हो सकता है कि आपके चार्ट में शायद अगर बृहस्पति जन्म के समय के वक्री हों तो इस प्रकार का गुरु फिर हो सकता है आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम ना दिखाए। लेकिन जिन लोगों का बृहस्पति बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट पे है चार्ट में, उन लोगों के लिए बृहस्पति का ये गोचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाद में जून के स्टार्टिंग में गुरु आगे बढ़ जाएंगे और वो आपके पंचम भाव में कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो उच्च की स्थिति में होंगे। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके 12th हाउस पे। देखिए, गुरु का 12th हाउस पे दृष्टि का आना, और क्योंकि वो लग्नेश और 10th लॉर्ड होकर जब 4th हाउस में आ रहे हैं, तो कोई भी बड़े घरेलू कार्य के लिए आपका खर्चा हो सकता है। आपको विदेश से अगर धन आता है, या कोई भी प्रकार से आपको विदेश से फायदा होता है, या आप अपना स्टडी पर्पज के लिए विदेश जाना चाहते हैं, या अपने जॉब वगैरह के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उसमें गुरु का काफ़ी बेहतरीन सपोर्ट रहेगा। ये लेकिन परिवार के सदस्यों के लिए या पारिवारिक किसी भी कार्य के लिए आपको बड़ा खर्चा करवा सकता है, तो आपको लोन वगैरह से थोड़ी सावधानी रखनी। गुरु का दृष्टि जो आपके 12th हाउस पे होगा, तो यहाँ ऑलरेडी 12th हाउस में राहु अभी ट्रांजिट में है, तो आपका विदेश जाने का जो मौका है आपको आगे चलकर काफ़ी फायदा करेगा। और आपको लॉन्ग लास्टिंग अगर देखना है विदेश जाने या विदेश सेटल होने को, तो इसमें गुरु ज़्यादा सपोर्ट कर पाएंगे।
गुरु का दृष्टि 12वें घर पे होने से थोड़ा मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप पर नकारात्मक असर अवश्य पड़ सकता है। लेकिन ये आपकी अर्निंग्स के लिए, आपके करियर के लिए, आपकी रेपुटेशन या आपके मान-सम्मान के लिए फिर भी काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। फिर जो राहु के रिज़ल्ट है, क्योंकि राहु यहाँ अभी कुंभ राशि में गोचर में है और जो 12वें घर के स्वामी वो आपके लगन में, तो ऑलरेडी जो लोग विदेश में रह रहे हैं इस समय में, उनको भी काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। या तो उनका कोई नया इनकम सोर्स स्टार्ट होगा या तो उनके करियर वाइज़ कुछ अच्छी खबर उनको मिलेगी या कुछ ऐसी बेहतरीन न्यूज़ आपके सामने निकल के आएगी। तो ऐसे में जो लोग विदेश चले गए हैं पहले कुछ 1-2 साल पहले से और अभी तक अगर वो करियर में कुछ स्ट्रगल वगैरह ही कर रहे हैं, अगर उनका करियर अच्छे से सेट नहीं हुआ तो वो लोग अभी करियर में कुछ अच्छा देख पाएँगे या करियर के लिए कुछ बेहतरीन निर्णय भी ले पाएँगे। इस प्रकार से अगर आपके ऊपर कोई कर्ज जैसी स्थिति चल रही है, कोई भी आपको आर्थिक रूप से समस्या चल रही है, तो उस मामले में गुरु बेहतर निर्णय लेने के लिए आपको सपोर्ट करेंगे। फिर डिपेंड ये भी करता है कि यहाँ आपके 12वें घर में कौन-सा प्लैनेट आपका बैठा है। क्योंकि गोचर में यहाँ राहु रहेंगे लेकिन आपका जन्म के समय का कोई भी प्लैनेट आपके 12th हाउस में स्थित हो सकता है। उसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मंगल पर विचार करते हैं। मंगल दूसरे घर के स्वामी और आपके चार्ट में वो नवम घर के स्वामी हैं। मंगल का गोचर फिलहाल अपने ही घर में होगा। देखिए मंगल का ये वाला गोचर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 11 मई से वो आ रहे हैं आपके लगन से निकल कर। 11 मई तक लगभग मंगल की स्थिति को देखा जाए तो आपके लगन में ही मंगल रहेंगे। ये आपकी हेल्थ वाइज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। आपको कोई भी प्रकार से अपना कोई कड़ा फैसला लेना है, कोई भी प्रकार से जीवन में रिस्क लेना है तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा धन पाने, मान-सम्मान पाने के लिए भी आप इस समय ट्राई कर सकते हैं। मंगल दूसरे घर के लॉर्ड होने की वजह से आप अपने लिए कहीं न कहीं प्रायोरिटी नहीं देके फैमिली की जो प्रायोरिटी है उसको सबसे पहले समझेंगे और मंगल क्योंकि नवम घर के स्वामी हैं तो जो भी लोग हायर स्टडीज़ वगैरह में लगे हैं या कोई भी हाई लेवल का स्टडी वगैरह कर रहे हैं, उच्च अध्ययन की तरफ जो लोग अग्रसर हैं उनको फ़ायदा मिलेगा या आपका कोई अदर स्टेट ट्रैवल होता है, इवन कोई विदेश ट्रैवल होता है तब भी। मंगल उसके बाद यहाँ जो रहेंगे वो क्योंकि 4th हाउस पे अपना दृष्टि डालेंगे तो उससे गुरु के रिज़ल्ट और ज़्यादा बेहतर होंगे और क्योंकि मंगल का दृष्टि गुरु पर पड़ेगा, गुरु उनके मित्र ही हैं। ऐसे में पारिवारिक मामलों में जो भी आपके मामले अभी तक अटके पड़े हैं, जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पाए, आप कोई बड़ा निर्णय नहीं ले पाए या आपका कोई भी ऐसा काम जो घरेलू है और पेंडिंग है, काफ़ी लंबे समय से जो अटका है, उस मामले में आगे बढ़ पाएँगे आप। मंगल का यहाँ शनि के साथ ही दृष्टि सप्तम पर होगा जो उतना अच्छा नहीं है लेकिन कुल मिलाकर ये आपको मान-सम्मान अच्छा दिला सकता है, आपकी रेपुटेशन को अच्छा बना सकता है या आपको लोगों की नज़र में काफ़ी अच्छा साबित कर सकता है। मंगल का दृष्टि फिर आ जाता है अष्टम पर। देखिए अष्टम पर मंगल का दृष्टि होने से आपको अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना काफ़ी आसान रहेगा लेकिन आपको अगर ससुराल पक्ष से कोई सपोर्ट चाहिए, धन संपत्ति के मामले में या किसी भी मामले में तो हो सकता है वो उस वे में आपके पास ना आए जिस वे में आप चाहते हैं। मंगल उसके बाद मूव कर जाएँगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में मंगल का मूव करना आपको बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाएगा, क्योंकि ये वाणी स्थान पे मंगल अपने मूल त्रिकोण घर में ही चले जाएँगे। यहाँ पे मंगल सूर्य और बुध से दोनों से ही प्रभावित भी होंगे। हालाँकि यहाँ पर जो कंजंक्शन बनेगा इनका या जो आपस में एक-दूसरे पर प्रभाव पड़ेगा, तो सेकंड हाउस से संबंधित रिजल्ट्स आपके काफ़ी फ़ास्ट होंगे, काफ़ी बेहतर होंगे। इससे फैमिली के साथ आपको टाइम स्पेंड करने या फैमिली रिलेटेड कुछ बड़े फैसले लेने में मदद मिल पाएगी। मंगल यहाँ जो आ जाएँगे अब क्योंकि वो नवम घर के स्वामी तो आप अपनी फैमिली के साथ या फैमिली के सदस्यों के साथ किसी के भी साथ आप विदेश जा सकते हैं या इवन के कोई लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हैं, कोई आध्यात्मिक यात्रा वगैरह आप इस समय कर सकते हैं। मंगल का यहाँ से दृष्टि आ जाता है पंचम पर, जहाँ पर अब वो अपने नीच के घर पे अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए मंगल यहाँ आपको काफ़ी तेज़ी से सोचने, विचार करने या निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। कोई भी प्रकार के रिस्क जैसी स्थिति है आपकी लाइफ में, कोई भी प्रकार से आर्थिक रूप से कोई चुनौती आ रही है, कोई भी ऐसे रिस्क आप लेना चाहते हैं, तो इस समय आप अच्छे से फैसले ले सकते हो। मंगल का पंचम पर दृष्टि का होना आपकी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, आपकी संतान के साथ रिलेशंस को खराब कर सकता है। लेकिन ऐसा मंगल आप में बहुत ज़्यादा उग्रता लाता है। वाणी के साथ-साथ वाणी में तो वो उग्रता लाता ही है, लेकिन आपके व्यवहार में, आपके डिसीज़न लेने में या सोचने में, तो थोड़ा-सा आपको उग्रता पर नियंत्रण रखना होगा और मंगल की इस दृष्टि की वजह से थोड़ा आप इमोशनल हो सकते हैं यहाँ पे। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल रहने की आवश्यकता है। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पर। देखिए अष्टम पर मंगल का दृष्टि का होना ससुराल पक्ष के साथ थोड़े रिलेशन खराब कर सकता है, लेकिन आपको पैतृक संपत्ति में फ़ायदा करवा सकता है, आपको फैमिली वाइज़ कुछ लाभ दे सकता है, धन संपत्ति के मामले में लाभ दे सकते हैं या फिर अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने, अष्टम भाव से रिलेटेड गूढ़ रहस्यों को जानने या समझने या सीखने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। फिर इनका दृष्टि आ जाता है आपके नवम घर पे। देखिए नवम घर पे मंगल का स्वयं का ही दृष्टि है और मंगल क्योंकि अपने स्वयं के ही घर में अपने
मूल त्रिकोण घर में ट्रांजिट में है, तो वो आपको भाग्य से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिलाने वाले हैं। इसके साथ-साथ अगर आपको विदेश जाना है, अगर आपको अपनी स्टडी पर्पज़ या किसी भी अन्य पर्पज़ से विदेश जाना है, लंबी दूरी की यात्रा करनी है, तो आप ये सारा क्विकली कर पाएँगे। लेकिन क्योंकि मंगल जो जिनका जो गोचर हो रहा है 11 मई के बाद ही हो रहा है, तो 11 मई के बाद ही आपकी ये सारी की सारी संभावनाएँ बनेंगी। उसके बाद बात करते हैं शुक्र के बारे में। शुक्र अभी देखिए 14 मई तक वो वृषभ में रहने वाले हैं। 14 मई तक यानी आपके 3rd हाउस में ये आपको दिखेंगे। वो आपके अष्टमेश भी हैं, तो इस समय आप अपने नेचुरल स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, अपने रिलेशंस को ज़्यादा बेहतर करने पे ध्यान दे सकते हैं। आपके जो रिलेटिव्स हैं, भाई-बहन हैं, पड़ोसी हैं, उनके साथ आपके रिश्ते काफ़ी बेटर होंगे। साथ ही अगर आपको शुक्र वगैरह की महादशा वगैरह अगर चल रही हो, तो आपको कोई भी प्रकार से शुक्र से रिलेटेड बिज़नेस करने या कोई भी ऐसा काम करने जिसमें आप अपनी क्रिएटिविटी या अपनी क्षमता का इस्तेमाल करते हो, उससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। शुक्र का यहाँ से जो दृष्टि है वो आ जाता है आपके नवम पे, जहाँ पर शुक्र आपको विदेशी संस्कृति, विदेशी धर्मों या विदेश का जो भी कल्चर है उसमें काफ़ी इंटरेस्ट देते हैं और उन लोगों के साथ काफ़ी अच्छा एडजस्टमेंट आपका करवा सकते हैं। फिर शुक्र आ जाएँगे 4th हाउस में। देखिए 4th हाउस में गुरु का कंजंक्शन इनके साथ बन जाएगा, बट गुरु काफ़ी स्पीड से अभी चल रहे हैं, लेकिन शुक्र जो प्रवेश करेंगे तो आपकी घरेलू जो स्थिति है वो थोड़ी सुधरेगी। परिवार के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होंगी। कोई भी प्रकार का लग्ज़री आप अपना खर्चा कर सकते हैं, परिवार के लिए भी या अपने स्वयं के लिए भी। शुक्र का 4th हाउस में आना कहीं न कहीं होम में या घर में कोई बड़ा आपको कम्फ़र्ट देगा। ऐसा कोई आप अगर अपना मकान वग़ैरह सेल करना चाहते हैं या आप कुछ ऐसा खरीदना चाहते हैं, तो वो इस समय आप कर सकते हैं। शुक्र यहाँ 4th हाउस में आ जाएँगे तो घर में कहीं न कहीं एक अच्छा कम्फ़र्ट आप फ़ील कर सकते हैं। परिवार के सदस्यों को आप अच्छे से समय दे सकते हैं। क्योंकि शुक्र अब 3rd हाउस के लॉर्ड है, तो ऐसा जातक फिर अपने घरेलू मामलों में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाएगा और वो अपना फ़ोकस पूर्ण रूप से बढ़ा देगा। ऐसे में घरेलू मामलों में आपके निर्णय बहुत बेहतर हो सकते हैं और लोगों के साथ यानी परिवार के सदस्यों के साथ आपका जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी बेटर हो सकता है। परिवार के लोगों के साथ आपका जो सपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। शुक्र का दृष्टि फिर पड़ेगा 10th हाउस पे, लेकिन क्योंकि गुरु का अपना घर है, तो शुक्र हो सकता है आपको नेम फेम के मामले में अच्छा प्रभाव दिखा पाएँ। बट मेन काम यहाँ गुरु ही करने वाले हैं और गुरु काफ़ी स्पीड से भी आगे बढ़ रहे हैं। तो शुक्र का 4th हाउस में आना कहीं न कहीं कम्फर्ट्स के लिए अच्छा है, बट 3rd हाउस में शुक्र वाला जो ट्रांजिट है, ये आपके नेचुरल स्किल या आपके क्रिएटिव स्किल्स के लिए ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद बुध को देखते हैं। बुध आपके चार्ट में देखिए 4th हाउस के लॉर्ड और सप्तम के वो स्वामी हैं। साथ ही बुध लगभग 15 मई तक मेष में गोचर करने वाले हैं, जहाँ पर वो सूर्य के साथ ही लगभग रहेंगे। तो वाणी स्थान का बुध रहेगा, वाणी को बहुत ज़्यादा कहीं न कहीं प्रभावशाली बनाएगा, क्योंकि मंगल भी साथ ही रहने वाले हैं। और यहाँ पर जब आप अपनी वाणी का प्रभाव दूसरों पर डालेंगे, सामने वाला पर्सन आपकी बात को बहुत जल्दी मान लेगा या फैमिली में भी ये आपके प्रभाव को बढ़ाएगा। ये पैसे को मैनेज करने, धन संपत्ति से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी। लेकिन थोड़ी बहुत परिवार के साथ कभी-कभी मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य यहाँ है और आप अपनी फैमिली को थोड़ा डोमिनेट करने की कोशिश कर सकते हैं। इस समय आपको आपके जीवन साथी से या किसी भी अदर पर्सन से सहायता मिल सकती है या आर्थिक रूप से कुछ फ़ायदा हो सकता है। बुध यहाँ पर फिर दृष्टि डाल रहे हैं अष्टम पर। देखिए अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए बुध की जो दृष्टि है वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगी। वैसे भी सूर्य मंगल का भी यहाँ दृष्टि पड़ेगा। तो अष्टम भाव से संबंधित अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, आपका कोई भी प्रोफ़ेशन है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अष्टम से जुड़ा है, तो आपके प्रोफ़ेशन वाइज़ कुछ बड़े उतार-चढ़ाव या काफ़ी कुछ पॉज़िटिव होने के संकेत यहाँ से मिलते हैं। फिर यहाँ डिपेंड करेगा कि आपके अष्टम में जन्म के समय का कोई भी प्लैनेट स्थित है या नहीं, और उस प्लैनेट का किस तरीके का रोल अब रह सकता है। तो बुध का ऑलमोस्ट ये वाला जो ट्रांजिट है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। फिर बुध आ जाएँगे 3rd हाउस में। देखिए वैसे 3rd लॉर्ड बाद में आगे भी बढ़ जाएँगे, लेकिन बुध स्वयं 3rd हाउस में आ जाएँगे तो कम्युनिकेशन को और भी ज़्यादा बेटर बना देंगे। आपके कुछ इंटरेस्ट इस समय बदल सकते हैं। आपको क्विकली इधर-उधर की कुछ यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर कहीं न कहीं जो बौद्धिक रूप से प्रेशर है कार्य करने का, वो ज़्यादा रह सकता है कहीं न कहीं। तो अब जो बुध है वो यहाँ से दृष्टि डालेगा आपके नवम घर पे, और बुध आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा हायर स्टडीज़ में निर्णय लेने या कुछ नया लर्न करने, सीखने या कुछ नए अनुभव करने के लिए लाइफ में। इस प्रकार का जो बुध है, क्योंकि 4th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर वो यहाँ आएँगे, तो वो जीवन साथी के साथ आपका कोई ट्रैवल दे सकते हैं या फैमिली के साथ भी। इस प्रकार से जो भी लोग हायर स्टडीज़ से जुड़े हैं उनको भी फ़ायदा मिलेगा।
उसके बाद चंद्रमा के बारे में विचार करते हैं। चंद्रमा आपके पंचम घर के स्वामी हैं और चंद्रमा का फिलहाल अगर स्टार्टिंग में अगर उनका गोचर देखा जाएगा तो वो अष्टम में रहेंगे। लगभग ये स्थिति इनकी 2 तारीख तक बनेगी। इस समय आर्थिक रूप से कुछ बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में आपको देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ संतान के साथ आपका रिलेशनशिप बेटर हो सकता है। चंद्रमा अष्टम में है तो थोड़ा-सा स्ट्रेस, एंग्जायटी ये सब आप में थोड़ी डेवलप होती हुई दिख सकती है। लेकिन क्योंकि जो आपका दूसरा घर है वहाँ से इन तीनों ही प्लैनेट्स का सपोर्ट ज़रूर रहेगा आपके अष्टम भाव को। तो आपको उतनी कठिनाई होगी नहीं अगर आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम अगर अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है। फिर चंद्रमा आ जाएंगे नवम घर में। नवम घर में क्विकली एक चंद्रमा आपको ट्रेवल करवा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक या आपको धार्मिक बना सकते हैं या ऐसे कार्यों में आपको रुचि दे सकते हैं। फिर चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ेगी आपके थर्ड हाउस पे तो आपके जो रिलेशंस हैं भाई बहनों के साथ, रिलेटिव्स के साथ वो थोड़े बेहतर होंगे। चंद्रमा की स्थिति फिर बन जाएगी आपके 10th हाउस में। लगभग ये स्थिति इनकी बनेगी 6-7 तारीख के आसपास। उस समय आप अपने करियर रिलेटेड कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। उस समय करियर पे आपका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस होना चाहिए। थोड़ा बहुत यहाँ आपको कन्फ्यूजन रह सकता है। वैसे तो यहाँ बृहस्पति का दृष्टि है ऑलरेडी, तो बृहस्पति की दृष्टि होने की वजह से एक क्लियर माइंडसेट आपका दिखता है। बट चंद्रमा का ड्यूअल साइन में आना थोड़ा-थोड़ा आपको कभी-कभी कन्फ्यूजन में डाल सकता है। फिर सूर्य के बारे में विचार करते हैं। सूर्य आपके छठे घर के लॉर्ड हैं और सूर्य फिलहाल ट्रांजिट कर रहे हैं आपके दूसरे घर में। देखिए दूसरे घर का सूर्य जातक को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाता है, चाहे तो फैमिली के स्टेटस के हिसाब से, चाहे तो फाइनेंस के स्टेटस के हिसाब से। तो 6th हाउस में केतु का आना लेकिन थोड़ा चैलेंजिंग होगा रूटीन लाइफ या डेली लाइफ के लिए, बट फिर भी आप अच्छा खासा धन अर्जित कर पाएंगे और उस धन को बहुत अच्छे से मैनेज भी कर पाएंगे। सूर्य छठे घर के लॉर्ड होने की वजह से अब छठे घर से संबंधित कोई भी प्रकार का व्यवधान है, आपके जीवन में कोई भी छठे घर को लेकर समस्या है, आपके ऊपर कोई कर्ज वगैरह है या बाकी कोई भी ऐसी स्थिति है जो काफ़ी चैलेंजिंग है, उस मामले में थोड़ा आपको यहाँ सपोर्ट मिल पाएगा सूर्य की बेहतरीन स्थिति होने की वजह से। फिर सूर्य का दृष्टि यहाँ अष्टम पर पड़ रहा है तो सूर्य आपको अष्टम को एक्सप्लोर करने, अष्टम को जानने, अष्टम से रिलेटेड जो भी रहस्य है उनको समझने में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाले। उसके बाद सूर्य स्वयं अपना राशि परिवर्तन यहाँ से कर लेंगे और वो थर्ड हाउस में चले जाएंगे। 15 मई के बाद ये इनका गोचर होगा। देखिए थर्ड हाउस का सूर्य रहेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक बनाएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा, आपकी एनर्जी लेवल बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा कहीं न कहीं, तो आप कोई भी पर्टिकुलर काम को काफ़ी अच्छे से कर पाएँगे और अपने जो भी आपको रिस्क वगैरह लेना है किसी भी काम में, वो भी काफ़ी अच्छे से आप ले पाएँगे। सूर्य का दृष्टि यहाँ से होगा फिर नवम घर पे। नवम घर पे जब भी सूर्य अपना प्रभाव डालें तो पिता के साथ थोड़े बहुत मतभेद सामने आ सकते हैं। आपके अपने गुरुजनों के साथ या अपने जो भी अन्य लोग आपसे जुड़े हैं डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फॉरेन से, उनके साथ रिलेशनशिप काफ़ी बेटर होंगे। सूर्य का बट नवम भाव पे दृष्टि का पड़ना कहीं न कहीं आपको खुद को एफर्ट करने के लिए भी प्रेरित करता है और साथ ही आपके भाग्य को भी थोड़ा मजबूत करता है। इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने लगभग यहाँ पे बात की सभी ग्रहों के लिए अभी तक, लेकिन शनि के लिए अभी तक चर्चा नहीं हुई। तो शनि आपके चार्ट में 11वें और 12वें घर के लॉर्ड हैं। फिलहाल शनि लगन में ही गोचर में है। देखिए शनि लगन में गोचर में है, जब तक लगन में रहेंगे तो आप अपने हर काम को बहुत सोच समझ कर कर गए या अपने हर काम के लिए बहुत ज़्यादा आप रिस्पॉन्सिबल होंगे या कहीं न कहीं खुद पर ज़्यादा फ़ोकस्ड होके काम करेंगे। खुद को थोड़ा-सा लोनली ज़रूर आप फ़ील करवाएँगे शनि के लगन में होने से। लेकिन लगन का शनि है तो आपकी उम्र के हिसाब से काफ़ी अच्छा काम करेगा। जो भी लोग ओल्ड एज में इस समय में हैं, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक प्रवृत्ति देगा। शनि उनको काफ़ी रिस्पॉन्सिबल बनाएगा और आप लोगों का मान-सम्मान, आप लोगों की प्रतिष्ठा के हिसाब से शनि आपकी एक अच्छी क्लियर इमेज दिखाता है। लेकिन ऐसे शनि कभी-कभी थोड़ा डिले कर सकता है कार्यों में। शनि का सबसे पहले दृष्टि आ जाता है आपके थर्ड हाउस पे, जहाँ पर वो थर्ड हाउस पे दृष्टि डालेंगे तो भाइयों के साथ, रिलेटिव्स के साथ या पड़ोसियों के साथ थोड़े आप स्ट्रिक्ट होंगे। शनि तीसरे घर पे जब भी दृष्टि डाले तो ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। साथ ही इनका दृष्टि सप्तम पर आ जाता है। सप्तम पर शनि का दृष्टि आपके मान-सम्मान को, आपके रेपुटेशन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करेगा, लेकिन जीवन साथी पर इस मंथ में आप काफ़ी ज़्यादा हावी नज़र आएँगे। फिर डिपेंड करता है कि सप्तम घर में क्या कोई प्लैनेट बैठा है। अगर सप्तम में कोई भी प्लैनेट बैठा है तो वो आपकी मैरिड लाइफ पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डाल सकता है, उस पर शनि का प्रभाव होने से। और जो भी प्लैनेट आपका सप्तम में बैठा है उससे आपकी पब्लिक छवि या आपकी एक पब्लिक इमेज जो बनेगी लोगों के माइंड में वो काफ़ी प्रभावित हो सकती है। फिर शनि दृष्टि डालेंगे 10th हाउस में। अब जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं, क्योंकि वो 4th हाउस में और उनका दृष्टि भी यहाँ है और जबकि शनि का दृष्टि भी यहाँ है, तो शनि आपके चार्ट में स्वामी हुए 11वें और 12वें घर के। इसलिए जिन जातकों का ऑलरेडी विदेश जाना है, जिन लोगों का सेटलमेंट है ऑलरेडी, उन लोगों को यहाँ काफ़ी फायदा मिलने वाला है। साथ ही साथ इस गोचर की वजह से आपको करियर में अच्छी सफलता मिल सकती है। आप अपना कोई लंबे समय का जो टारगेट है आपका करियर के लिए उसको अचीव करने के लिए भी आगे बढ़ सकते हो।
तो कुल मिलाकर ये मंथ आपके लिए काफ़ी अच्छा है कुछ मामलों को छोड़कर। कुछ मामले ऐसे जहाँ पर आपको कुछ खर्चों का सामना करना पड़ सकता है, कुछ रिलेशंस में भी छोटी-मोटी दिक्कतें रह सकती हैं। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कौन-कौन से आपके लिए कुछ अच्छे दिन हैं इस मंथ में और कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपके लिए आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात की जाए तो आपके लिए 5 से 7 तारीख तक का जो समय है लगभग ये 3 दिनों का समय बहुत ही अच्छा रहेगा और उसके बाद 16 से 22 तारीख तक के लिए आपके लिए ये सारे बेहतरीन दिन रहेंगे। तो जो भी काम आपके अटके हुए हैं, जो भी काम आपके ठीक से नहीं बन पा रहे, जिन कामों की आप प्लानिंग नहीं कर पा रहे, आप ये दिनों का चूज़ कर सकते हैं उन कार्यों को करने के लिए। फिर देख लेते हैं कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ आने वाली हैं। चंद्रमा का गोचर जब सिंह राशि में होगा तो 23 और 24 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके स्वास्थ्य में काफ़ी उतार-चढ़ाव रह सकता है, आपके कुछ बड़े खर्चे हो सकते हैं। साथ ही साथ बॉस या अपने कलीग के साथ कुछ आपका लड़ाई-झगड़ा या विवाद हो सकता है। चंद्रमा जब तुला में गोचर करेंगे 1, 2, 27 से 29 तक ये कुल मिलाकर लगभग 5 दिन के लिए ऐसी स्थिति का निर्माण होगा। ये आपका काफ़ी स्ट्रेसफुल समय है, हालाँकि इस दौरान आर्थिक रूप से कुछ बड़े परिवर्तन आपकी लाइफ में हो सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब फिर कुंभ राशि में होगा 10 और 11 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान वास्तव में आपका कोई बड़ा खर्चा होगा या तो हेल्थ को लेके कुछ इश्यू आएगा, साथ ही साथ आप किसी के भी साथ जब अपना व्यवहार करें, कन्वर्सेशन में आएँ तो उनको बहुत ही सही से ट्रीट करें। इस समय आपको नींद को लेके कुछ दिक्कतें या परेशानी या कठिनाइयाँ हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर हमने यहाँ पूरा डिस्कस किया और लगभग देखा जाए तो ये ओवरऑल जितना भी बड़ा मंथ है, वो जिन लोगों का ऑलरेडी फ़ॉरेन में सेटलमेंट है या जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है।